क्या अपना घर बनाना बेवकूफ़ी होता है? क्या अपना घर लेना आपको गरीब बना सकता है? क्या अगर आपने अपना घर लेने की गलती की लोन पे, तो क्या आप आपको बच्चों को सेटल करने में आपको दिक्कत आएगी? ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप बोलोगे गौरव कैसी बात कर रहे हो, मतलब घर लेना तो असेट होता है, घर लेना तो सपना होता है। अपना घर लेके बंदा गरीब कैसे बन सकता है? घर का तो मतलब ही ये होता है कि फैमिली सेटल हो गई। बट आप कह रहे हो कि अगर आपने घर ले लिया तो बच्चों को सेटल करने में दिक्कत आएगी। बात ना कुछ हजम में नहीं हुई। इस वीडियो को ना आज बिल्कुल लास्ट तक देखना है, जितना मर्जी ऑक्यूपाइड हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लो, और साथ में एक बेल आइकन है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल का बटन दबा लो। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज सबसे पहले मैं आपको ना हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि जो अपना घर बनाने की सोच है ना, ये अपना घर बनाने की सोच कहाँ से आई। तो क्या हुआ, हम चलते हैं 1947 में। देखो 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। जैसे इंडिपेंडेंस हुआ तो ना माइग्रेशन होना चालू हुआ। इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग इंडिया जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी। इतने सारे लोगों ने इतनी सारी वेल्थ अपनी इकट्ठी की हुई थी पाकिस्तान में, वो एक ही बारी में लूज़ हो गई। कुछ लोग अपने भाइयों के साथ वहाँ पे पहुँचे तो कुछ लोग भाई जिंदा रहे, कुछ भाई लोग उनके मर गए, कुछ लोगों की फैमिली लॉस्ट हो गई। इतना ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन थी लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, कि उनके लिए ना ज़िंदगी जीना भी उस टाइम पे मुश्किल था। तो उस टाइम पे क्या होता था, इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं थी, इंडिया अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। तो हमारे पास ना प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी लोगों को टेक केयर करने के लिए। तो लोगों ने क्या किया, टेंट्स डाली, लोग झुग्गियों में रहे। अब लोग झुग्गियों में रहते थे तो वहाँ पे ना तब शौचालय भी नहीं बने हुए थे, तो लोगों को अपना स्टूल पास करने के लिए भी बहुत दूर जाना होता था। बहुत ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम होती थी उन झुग्गियों पे रहने की। बेसिक फैसिलिटी, शौचालय की, पानी की, ऐसी फैसिलिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब उस टाइम पे वो एक गरीब इंसान जो कि रेफ्यूजी था, पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के इंडिया आया, उस समय ना वो एक सपना देखता था कि एक दिन ना मुझे अपना घर बनाना है। तो वो देखता था इंडिया में कुछ लोग हैं वो अपने घरों में रहते हैं, वहाँ पे शौचालय भी बने हुए हैं, पानी की भी फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी है। तो उस टाइम पे उसका एक ही सपना होता था, मुझे अपना घर बनाना है। अब क्या हुआ, वही सपना उसने अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र किया कि नहीं बेटा अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। वो वाली सोच उसके भी आगे गई, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को बोला नहीं अपना घर होना चाहिए, नहीं अपना घर होना चाहिए। पर भैया दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है। अपना घर लेने के पीछे क्या फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है। आज आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, यू आर नॉट अ रिफ्यूजी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द टू। तो जो इंसान कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है या जिस इंसान का अपना छोटा बिजनेस है, क्या उसे अपना घर लेने के बारे में सोचनी चाहिए, या उसे भी वो रिफ्यूजी की तरह सोचना चाहिए कि नहीं मुझे अपना घर ले लो। आज भैया अगर आपके पास अपना घर नहीं है, आप किराए के मकान में रह सकते हो, इवन अच्छे किराए के मकान में रह सकते हो, प्रॉपर फैसिलिटी के साथ रह सकते हो। पर रिफ्यूजी के पास वो फैसिलिटी नहीं थी, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बेसिक नेसेसिटी नहीं थी, तो वो सोचते थे अपना घर लेने के बारे में। पर आप अगर एक सेटल बिजनेसमैन हो, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, आपको अपना घर लेने की क्या ज़रूरत है। अब क्या मैं चाहता हूँ अब अपना घर ना लो, नहीं ऐसा भी नहीं है, पर सही समय पे घर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको ना पूरी की पूरी फाइनेंशियल कैलकुलेशन संभालता हूँ, आज डेटा सारा का सारा लिख के लाया हूँ। इस कैलकुलेशन को ना बहुत ध्यान से समझना, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से चल गए ना तो एक दिन घर भी बन जाएगा, बच्चों की शादी भी हो जाएगी, और बच्चों की एजुकेशन फॉरेन में बड़े आराम से करवा सकते हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि आज एक इंसान, एक 25 साल का, 25 साल उसकी एज है, अब वो बैठा हुआ है, अब उसकी नई नई जॉब लगी है, जॉब करते हुए मान लो उसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब 1-2 साल में उसकी शादी भी होने वाली है। तो अब वो सोचता है कि मैं अपना घर लूँ या ना लूँ। तो अब ये ना कैलकुलेशन समझ लो, देखो अगर वो 1 करोड़ रुपये लगा के अपना घर लेता है और उस घर पे 8% की ईएमआई होती है, मतलब 8% के इंटरेस्ट लगता है, और 8% के इंटरेस्ट में 20 साल के लिए वो लोन लेता है, तो उसकी ईएमआई बनेगी 83,500 रुपये। तो मतलब 83,500 रुपये उसे हर महीने ईएमआई देनी है अगर उसे सिर्फ 1 करोड़ का मकान बनाना है। अब क्या हुआ, अब भाई ये ईएमआई तो बहुत ज़्यादा थी, पर वो ना फाइनेंशियली स्मार्ट था। उसने क्या किया, वो मार्केट में गया, उसने पता किया कि जो मकान 1 करोड़ का है उसका रेंट कितना है। आप शॉक हो जाओगे, आप पता कर लेना मार्केट में जाके।
वो मार्केट में गया, 1 करोड़ के मकान का रेंट पूछा तो साल का रेंट था 3 लाख रुपए, मतलब 3%, 3 से मैक्सिमम 4% पे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 4% कह रहे हो एक्सट्रीम, पर 3% पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अपना घर रेंट पे बड़े आराम से मिल जाएगा। तो वही 1 करोड़ का मकान 3 लाख के रेंट पे मिल गया, मतलब 25,000 रुपये महीने का एवरेज रेंट मिला। अब क्या हुआ, 83,500 की EMI बन रही थी, 1 करोड़ का लोन, 8% इंटरेस्ट रेट, 20 साल तक, 83,500 EMI। उसने कहा यार मुझे EMI नहीं चाहिए, मैं 25,000 रुपये रेंट दे दूंगा, ये जो बैलेंस 83,500 माइनस 25,000, बैलेंस 58,500 मैं एक शेयर मार्केट के इंडेक्स फंड में डाल दूंगा। द इन्वेस्टमेंट इन मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप इस चीज का ध्यान रखना। बट कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जो मैं मानता हूं कि 20 साल के हॉरिजन में शेयर मार्केट में रिस्क बहुत कम होता है, बट स्टिल इट इज अ डिस्क्लेमर कि दिस इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, उसने 58,500 रुपये, उसने कहा यार 20 साल में तो मार्केट बढ़ेगी, उसने 58,500 रुपये की SIP करवा ली। अब वो कंसिस्टेंटली 58,500 रुपये SIP में डाल रहे, तो उसने लोन नहीं लिया, उसने असेट बिल्डअप करने पे ध्यान दिया। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना, उसने लोन नहीं लिया, उसने असेट बिल्डअप करने पे ध्यान दिया। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, उसने लोन बिल्डअप नहीं किया, उसने इन्वेस्टमेंट करने पे ध्यान दिया। अब वो 58,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब 58,500 रुपये की उसने इन्वेस्टमेंट की, एक एवरेज रिटर्न 20 साल के हॉरिजॉन में 15% निकालनी पॉसिबल है, ठीक है। अब 58,500 15% की अगर इंटरेस्ट 20 साल तक आई, तो आपको क्या लगता है ये पैसा कितना हो जाएगा? भाई साहब आपको शौक लगेगा जान के कि ये पैसा अप्रोक्सीमेटली 8,85,00,000 रुपए हो जाएगा। मतलब 25 साल की एज में अगर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट चालू की 58,500 की, उस पर 15% का उसने कैपिटल गेन कमाया, 15% की अगर उसने रिटर्न कमाई, तो जब वो 45 साल का हो जाएगा तो 8,85,00,000 अप्रोक्सीमेटली उसके अकाउंट में होगा। अब 45 साल की एज में उसका बच्चा हो गया, वो कहता है फॉरेन एजुकेशन में जाना है, करो, ठीक है। 45 साल की एज में अब उसकी बीवी कहती है मकान लेना, लो यार, अब आपकी वेल्थ इतना पैसा बना चुकी है कि आपके रिटर्न से मकान आ जाएगा। बट अगर ये गलती, अब बहुत ध्यान से सुनना, बट अगर उसने लोन लेने की गलती की होती तो क्या होता? तो अभी पेंडेमिक आया था, लॉकडाउन हुआ था ना, तो लॉकडाउन में जितने लोगों ने भी लोन लिया हुआ था ना, उनके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, और बेचारे कुछ लोगों की जॉब चली गई। आज वो इतने ज़्यादा टेंशन में, इतने ज़्यादा प्रेशर में है, क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बोला था हाउस इज एन इन्वेस्टमेंट। हाउस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, पर्सनल हाउस इज एन एक्सपेंस, और वो पर्सनल हाउस का एक्सपेंस करने के लिए आपने लोन ले लिया, विच इज कंसिडर्ड एज अ बैड लोन, जिससे हम फाइनेंशियल में बोलते हैं ये बुरा लोन है, ऐसा ब्याज नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए। अब जॉब चली गई, इतनी मोटी किस्त देनी है, भाई साहब क्या करें, फंस गए। अब भाई साहब ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, जॉब मार्केट में मिल नहीं रही है, पूरी की पूरी फैमिली की जो फाइनेंशियल बैकबोन थी ना वो टूट गई। क्यों? क्योंकि कर्जे के ऊपर बैठे हुए थे। बट अच्छी चीज क्या हुई, अब अच्छी चीज क्या हुई, क्योंकि कर्जा नहीं लिया हुआ था तो पैसा ना SIP में जुड़ रहा था। एक दिमाग में शांति थी कि यार चल SIP में पैसा जुड़ा हुआ है, टेंशन तो नहीं है, पैसा जुड़ा ही हुआ है। अब जो रेंट पे था उसका तो कोई फायदा हो गया, उसका जो 25,000 का रेंट था उसने लैंडलॉर्ड को बोल के 20,000 रुपये करवा लिया। इवन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करने के लिए बोल दिया, जिन लोगों की जॉब चली गई है उनका पैसा भी हम दे देंगे। तो आई थिंक केजरीवाल जी ने बोला था, मुझे याद नहीं है। तो अच्छी चीज क्या हुई, जो रेंट पे बैठा हुआ था उसने अपना रेंट भी कम करवा लिया, उसे थोड़ा गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल गया। अब वो नई जॉब ढूंढ के 2-4 महीने में सेटल हो जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। कर्जा नहीं था तो बच गया, पीस ऑफ माइंड में था। बट अगर इतने मोटे कर्जे के ऊपर आप बैठे हुए हो और आपकी सैलरी का एक मेजर पार्ट या आपके प्रॉफिट का एक मेजर पार्ट कर्जे में जा रहा है, तो ना ही सैलरी के करियर में आगे बढ़ पाओगे, कॉर्पोरेट करियर में आगे बढ़ पाओगे, ना बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि EMI बनाने की बजाय SIP बनाओ, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करो जो आज मैंने आपको सिखाई है। ऑनलाइन गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, EMI कैलकुलेटर सर्च करो, EMI आ जाएगा, SIP कैलकुलेटर सर्च करो, SIP कैलकुलेटर आ जाएगा।
पूरी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन को समझो, इन्वेस्टमेंट को समझो और एक हेल्दी डिसीजन लो जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए और आपके करियर के लिए अच्छा है। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो मेरे भारत में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये गलत डिसीजन लेते हैं और वो गलत डिसीजन की वजह से सफ़र भी करते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये देखने के लिए बोलो ताकि लोग ना कर्जों से बच पाए और एक अच्छी ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए बना पाए। और थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहो, हमारे साथ टच में रहो और अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुँचाओ।